भानगढ़ का राजा शेरा अपनी विशाल और ताकतवर सेना के साथ भानगढ़ पर हुकूमत करता था। वो अपनी विशाल और ताकतवर सेना के साथ आए दिन जंगल में लूटपाट करता था। कई इलाकों को शेरा ने अपनी ताकत के बलबूते पर कब्जे में कर लिया था। शेरा की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। सैकड़ों इलाके और दौलत लूटकर भी शेरा का पेट नहीं भरा था। अब उसकी नजर एक ऐसे जादुई सुनहरे अंडे पर थी जो एक रहस्यमयी जगह पर था और उसका पता कोई नहीं जानता था। शेरा बरसों से उस सुनहरे अंडे की तलाश में था। मैंने आज तक जो भी चाहा वो अपने दम पर हासिल किया। अब मेरा एक ही मकसद है, वो रहस्यमयी जादुई सुनहरा अंडा। मैंने अपने पूर्वजों से सुना था उस सुनहरे अंडे के अंदर वो ताकतवर शक्तियां हैं जिन्हें अगर कोई एक बार हासिल कर ले उसकी ताकत और शौहरत के आगे फिर कोई नहीं टिक सकता। उन शक्तियों को हासिल करने वाला इस दुनिया पर राज करता है और उस जादुई सुनहरे अंडे को इस धरती पर हासिल करने वाला सिर्फ एक ही है और वो है मैं। हा 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 हा। उधर भानगढ़ के पश्चिम दिशा में बसने वाले राजा रुद्र के यहाँ दावत की तैयारियां चल रही थी। रुद्र के सारे सिपाही तैयारियों में लगे। तभी रुद्र ने एक सिपाही को अपने पास बुलाया। आज हमारा इकलौता पुत्र 10 वर्ष का हो गया है। इस खुशी के अवसर पर हम एक विशाल दावत का आयोजन कर रहे हैं। तुम आसपास के सभी राजाओं को हमारे बेटे के जन्मदिन की दावत में आने का न्योता दो। और हाँ, याद रहे उस राजघराने के दुश्मन शेरा को न्योता नहीं पहुँचना चाहिए। रुद्र शेरा के जुल्म और अत्याचारों की वजह से उससे नफरत करता था। उसने जैसे तैसे अपने जंगल को शेरा की नजरों से बचा कर रखा हुआ था। रुद्रा के आमंत्रण पर आसपास के सभी जंगलों के राजा दावत में हिस्सा लेते हैं। रुद्र के सभी मेहमान और जंगल के जानवर मजे से दावत का आनंद लेते हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान में घने काले बादल आ जाते हैं और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। ये अचानक इस मौसम को क्या हुआ? रुद्र महाराज, ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से खेमे के अंदर चलो, तूफान बहुत तेज है। रुद्र अपने सभी मेहमानों को खेमे के अंदर ले गया। काफी वक्त बीत गया लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से नदियों और समुद्र का पानी उफान मारने लगता है और देखते ही देखते रुद्र के जंगल में बाढ़ आ जाती है। ये देख रुद्र अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, तुम सभी जानवरों और मेहमानों को लेकर पहाड़ी पर पहुंचो। अब हमारा इस समय यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तब तक मैं इस बाढ़ को रोकने का कोई उपाय सोचता हूँ। रुद्रा पहाड़ी से नदी के पानी के बहाव को देखता है लेकिन वो चाहकर भी नदी के उस पानी को जंगल में आने से रोक नहीं पाता। लेकिन तभी रुद्रा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रुद्रा ने जब आगे चलकर देखा, एक विशाल जलपरी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। रुद्रा ये देखकर तुरंत जलपरी के पास गया। अरे, ये तो कोई जलपरी है। इसके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सोचकर रुद्रा उस जलपरी को अपने घर ले आता है और वैद्य भालू को बुलाकर जलपरी का इलाज करता है। कुछ दिन बाद जलपरी को होश आता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो मेरा घर नहीं है। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? जलपरी बहन, मेरा नाम रुद्रा है। तुम इस समय मेरे घर में हो। कल रात हुई तेज बारिश में तुम नदी से बहकर किनारे पर आ गई थी। तुम्हारी जख्मी हालत देखकर मैं तुम्हें अपने घर ले आया। रुद्रा भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। समंदर में मेरा परिवार रहता है। कल रात तेज पानी के बहाव से मैं अपने परिवार से बिछड़ गई, लेकिन मैं ज्यादा देर तक बिना पानी के जीवित नहीं रह पाऊंगी। चिंता मत करो जलपरी बहन, मैं उसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ। तब रुद्रा उस जलपरी को जंगल के एक पुराने कुएं में डाल देता है। जलपरी बहन, अब तुम बेफिक्र होकर यहाँ आराम से रहो। मैं तुम्हें समय समय पर खाना भिजवाता रहूंगा और तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द अपने परिवार से मिलोगी। और इस तरह रुद्रा हर रोज अपने एक सिपाही से कहकर जलपरी के लिए खाना भिजवाता। एक दिन रुद्रा जलपरी के लिए खुद खाना लेकर आया। उस दिन रुद्रा कुछ परेशान सा था। क्या हुआ रुद्रा? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो।
नहीं नहीं जलपरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जंगल में हुई तेज बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण जंगल में खाने की कमी हो गई है। मैं तो राजा होने के कारण अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। तब ये सुनकर जलपरी ने अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ ढेर सारा भोजन प्रकट करती है। रुद्रा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वो भोजन जंगल के जानवरों में बांट दिया। ऐसे ही एक दिन जलपरी रुद्रा को ढेर सारा भोजन बनाकर दे रही थी, लेकिन उस दिन जलपरी को ऐसा करते शेरा का एक सिपाही देख लेता है। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत वहाँ से भागकर शेरा के पास आया और उसे आकर सब बता दिया। सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। वो जलपरी कोई साधारण जलपरी नहीं है। उससे जो मांगो वो अपनी शक्तियों से तुरंत प्रकट करती है। मैंने अपने इतिहास में आज तक ऐसी जलपरी का नाम नहीं सुना। हो ना हो, उसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। तभी शेरा को उस सुनहरे जादुई अंडे का ख्याल आता है। अगर उस जलपरी के अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं, तो वो जरूर उस सुनहरे अंडे का भी पता जानती होगी। ये कहकर शेरा ने अपनी सेना के साथ रुद्र के जंगल पहुंचकर दावा बोल दिया, लेकिन आज रुद्रा वहां नहीं था। शेरा ने वहां बहुत खून बहाया, सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। शेरा रुद्र के सिपाहियों और उस जलपरी को बंदी बनाकर अपने साथ ले आया। अब मेरा मकसद जल्द कामयाब होगा। जलपरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तू खुद को जिंदा देखना चाहती है तो मुझे सीधा सीधा बता, वो जादुई सुनहरा अंडा कहाँ रखा है। मुझे किसी भी कीमत पर वो जादुई अंडा चाहिए। जब तक तू मुझे उस अंडे तक पहुँचने का रास्ता नहीं बताती, तब तक तू इसी तरह यहाँ बिना पानी और खाने के कैद रहेगी। उधर जब रुद्रा को ये बात पता चली तो वो रात के समय सबसे छिपकर अपने सिपाहियों के पास आया। सिपाहियों, तुम सब ठीक तो हो? ये सब कैसे हुआ? महाराज, हम सब ठीक हैं। शेरा ने अचानक हमारे जंगल पर हमला किया और हम सबको बंदी बनाकर वो यहाँ ले आया। वो जलपरी कहाँ है? मैंने उसे हर जगह तलाश किया। महाराज, शेरा ने उस जलपरी को अपने पास बंदी बनाकर रखा है। वो उस पर बहुत जुल्म कर रहा है। आप जल्दी से कुछ कीजिए महाराज। तब रुद्रा शेरा के सिपाहियों से बचकर जलपरी के पास आया। रुद्रा, इसका बस एक ही हल है। तुम्हें शेरा से पहले उस सुनहरे अंडे को हासिल करना होगा। उसकी शक्तियाँ ही हमें और तुम्हारे इस जंगल को बचा सकती हैं। ये कहकर जलपरी ने रुद्रा को उस अंडे तक पहुंचने का रास्ता बताया और रुद्रा एक लंबी यात्रा करके उस सुनहरे अंडे तक पहुंचा। हे सुनहरे अंडे, मेरा जंगल इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। तू मुझे ऐसी शक्तियाँ दे जिससे मैं अपने दुश्मन को खत्म कर सकूं। तभी उस सुनहरे अंडे से एक तेज रोशनी निकली और वो रुद्रा के अंदर समा गई। और फिर रुद्रा भागता हुआ शेरा के पास पहुंचा और उसने अपनी शक्तियों से उसने शेरा पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते शेरा और उसके सारे सिपाहियों को रुद्रा ने मौत की नींद सुला दिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। रुद्रा ने जलपरी को आजाद कराकर उसे समंदर में छोड़ दिया। जलपरी ने रुद्रा के एहसान के बदले उसके जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से 2 साल पहले रघु शेर सिम्बा नाम के इस छोटे से चीता के बच्चे को लेकर इस जंगल में आया था और तब से वो यहाँ रहकर इस बच्चे की देखभाल करके उसका पालन पोषण कर रहा है। बेटा सिम्बा, तुम खुद को कभी अनाथ मत समझना। अब से तुम मेरे बेटे हो। दुनिया भले ही तुम्हें नफरत की नजरों से देखे, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को जो वचन दिया है, मरते दम तक मैं उस वचन को निभाऊंगा। आखिर सिम्बा नाम का ये बच्चा कौन है जिसके लिए रघु ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, जिसके लिए उसने अपना घर बार सब त्याग दिया और सबसे दूर यहाँ आकर रहने लगा? दरअसल ये बात 2 साल पहले की है। रघु के पिता महाराज रुद्रा, जो मांडवा जंगल के महाराज थे, पिछले 25 वर्षों से मांडवा जंगल को संभालते आ रहे थे। सालों से मांडवा जंगल अपनी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मशहूर था। मांडवा में हर एक जानवर अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से अपना जीवन जीता और सब एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और हर कोई एक दूसरे के कामों में हाथ बटाया करता था।
वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी मादा भालू हर रोज बच्चों को एक वीर योद्धा की कहानी सुनाती। वो जिसके आते ही जंगल के बाग दहाड़ने लगते हैं, आसमान में बादल जिसकी दहाड़ से गरज उठते हैं, वो है एक ऐसा वीर बहादुर योद्धा। गरीबों का वो है मसीहा और जालिमों का वो है विनाशक। वो था रुद्रा महाराज का इकलौता बेटा रघु, अपनी बहादुरी के लिए जिसने मांडवा में अपना नाम कायम किए हुए था। जिसकी बहादुरी और जज्बे को देखते हुए रुद्र महाराज ने रघु को मांडवा की जिम्मेदारी सौंपी थी। उधर खतरनाक दरिंदे जानवरों का एक बड़ा दस्ता लिए कांचा बाघ मांडवा जंगल पर अपना कब्जा करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने मांडवा की सीमा के बाहर ही अपने सिपाहियों के साथ डेरा डाल लिया और वहीं से वो मांडवा पर हमले की तैयारी करने लगा। उस रघु की ताकत के आगे हमारा ये विशाल रेवड़ भी कम पड़ जाएगा महाराज। वो अकेला 100 के बराबर है। उसे अपने सामने झुकाने के लिए हमें उसकी कमजोरी पता करनी होगी। चिंता मत करो सिपाहियों, आखिर मांडवा में कोई तो ऐसा होगा जो मांडवा के साथ वफादारी करते हुए हमारा साथ देगा। मुझे ऐसे ही किस शख्स की तलाश है। यूं कांचा अपने सिपाहियों के साथ बड़े मंसूबे बना रहा था और उधर मांडवा के एक वफादार सिपाही ने चंद पैसों और दौलत के लालच में आकर मांडवा के साथ गद्दारी करने पर वो मजबूर हो गया। रुद्रा महाराज का एक वफादार सिपाही देवरा चीता रात में आकर कांचा बाग से मिला। देवरा, वफादारी की जो सीमा लांग कर तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारा ये फैसला तुम्हें माला माल कर देगा। मैं जानता हूँ मांडवा का एक एक सिपाही रघु के प्रति वफादार है और वो उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। रघु को कमजोर करने के लिए मुझे उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके एक एक वफादार सिपाही को खत्म करना होगा। तुम्हें कैसे भी करके मांडवा के वफादार सिपाहियों को अपनी बातों में उलझाकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में लेकर आना है। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर कांचा ने देवरा को सोने से भरे हुए 4 बक्से दिए। उन सोने के बड़े बक्सों को देखकर देवरा लालच में आ गया और वो भागता हुआ महाराज रुद्रा के पास गया। महाराज, मैं अभी अभी काली पहाड़ी की तरफ से आ रहा हूँ। कुछ दुश्मन घुसपैठिए काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में डेरा डाले बैठे हैं। वो कभी भी हम पर हमलावर हो सकते हैं महाराज। इस समय रघु भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मांडवा की रक्षा की जिम्मेदारी इस समय मेरी है। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं मांडवा के कुछ सिपाहियों को लेकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाऊँ और वहाँ जाकर उन घुसपैठियों को खदेड़ दूँ। मुझे अपने साथ सिपाहियों को ले जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। देवराज चीता की ये बातें सुनकर रुद्रा उसको अपने सिपाहियों के ले जाने की अनुमति दे देता है और इस तरह देवरा मांडवा के कुछ वफादार सिपाहियों का एक दस्ता लेकर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में आ जाता है। वहां आकर देवरा थोड़ा आगे चलकर दुश्मनों को आने का इशारा करता है। कांचा के सिपाही पहले से मांडवा के सिपाहियों का इंतजार कर रहे थे। वो सब निकलकर बाहर आते हैं और मांडवा के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते जंगल में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और कांचा के सिपाही एक एक करके बड़ी बेरहमी के साथ मांडवा के सारे सिपाहियों को मौत घाट उतार देते हैं। मांडवा के सिपाहियों को मौत के हवाले करके देवरा चीता महाराज रुद्रा के पास आता है। महाराज, हमारे सारे सिपाही काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में पहुंच गए हैं और वो सब अच्छे से युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ और सिपाहियों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये कहकर देवरा रुद्रा के कुछ और सिपाहियों को अपने साथ ले जाता है और उन सबको जंगल में लाकर मौत के हवाले कर देता है। वहीं जंगल में हो रही इस खूनरेजी को एक चील आसमान से उड़कर देख रही थी। चील उड़कर रघु के पास आती है और उसने जंगल में जो भी देखा वो सब रघु को बताती है और इस तरह यूं रघु ने मादा चीता को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए उसने अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ और कांचा के सिपाहियों को हमला करने का इशारा करता है। लेकिन आज रघु अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कांचा के सिपाहियों पर हमला कर देता है और आज रघु और उसके सिपाही मिलकर कांचा के सिपाहियों को खून में नहला देते हैं। रघु देवराज चीता को बंदी बना लेता है और उसे बंदी बनाकर महाराज के पास लेकर आता है।
देवरा ने मांडवा के साथ गद्दारी की है। इसकी गद्दारी की वजह से मैंने अपने कई वफादार सिपाहियों को और कई बहादुर माताओं ने अपने बेटों को खो दिया। इसकी सजा का निर्णय सिर्फ मांडवा की जनता ही तय करेगी। महाराज, इसने हम सबके साथ गद्दारी की है। ये एक गद्दार है और गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। हाँ महाराज, हाँ महाराज, इसकी सजा सिर्फ मौत है, इसे जीने का कोई हक नहीं है। वहीं जानवरों की भीड़ में देवरा का परिवार भी मौजूद था। महाराज, इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। मेरा बेटा अपने पिता के बिना नहीं रह पाएगा, इसे छोड़ दो महाराज। महाराज, मैं तो कहता हूँ इस देवरा के साथ इसकी पत्नी और बेटे को भी मौत के हवाले कर दिया जाए। आखिर इसकी गद्दारी में इसके परिवार ने भी इसका साथ दिया है। हाँ महाराज, इसकी पत्नी और बेटे को भी सजा मिलनी चाहिए। आप सब शांत हो जाइए। कोई भी देवरा की पत्नी और बेटे को कुछ नहीं करेगा। ये दोनों बेकसूर हैं। गद्दारी सिर्फ देवरा ने की है और सजा भी सिर्फ देवरा को ही मिलेगी। महाराज, अगर ऐसी बात है तो इस देवरा का परिवार हमारे साथ मांडवा में नहीं रह सकता। इसे मांडवा से बाहर कर दो। इसी बीच रघु सबकी बातें सुनकर गद्दार देवरा को लकड़ियों से बांधकर उसे आग के हवाले कर देता है। ये देख देवरा की पत्नी मादा चीता भागती हुई रघु के सामने आती है। रघु, मुझसे वादा करो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे, इसे कभी भी हमारी कमी महसूस नहीं होने दोगे। वादा करो रघु। हाँ बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा। इतना कहकर मादा चीता भागती हुई खुद को उस आग के हवाले कर देती है और उस आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। देवरा का बेटा सिम्बा अपने माता पिता की मौत देखकर उसका दिल आग से झुलस उठता है। महाराज, देवरा का ये बेटा कल को ये भी बड़ा होकर हमारे साथ गद्दारी करेगा। आखिर इसके अंदर भी गद्दार का खून दौड़ रहा है, इसलिए इसे इस जंगल से बाहर कर दिया जाए। ये हमारे साथ मांडवा में नहीं रह सकता। रघु, मांडवा के जानवर सही कह रहे हैं, तुम इसे इसी समय जंगल में छोड़ाओ। नहीं पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी सिम्बा के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसकी माँ को वचन दिया है, मैं मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगा। और इस तरह यूं रघु ने मादा चीता को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए उसने अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और सिम्बा के साथ एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ कांचा अपने सिपाहियों की मौत से उसके अंदर बदले की आग जल रही थी और वो मांडवा जंगल पर अपना कब्जा करने के लिए एक बार फिर से हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। जहां एक तरफ कांचा मांडवा जंगल पर एक बड़ा हमले की तैयारी में था, वहीं दूसरी तरफ रघु इस बात से बिल्कुल बेखबर था। वो तो बेचारे मासूम सिम्बा की माँ को दिया हुआ अपना वचन निभा रहा था। तो प्यारे दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या कांचा मांडवा पर हमला करता है और कैसे रघु अपने जंगल को कांचा के कहर से बचा पाता है। तो ये सब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको इस कहानी का पहला भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा रघु सिम्बा की माँ को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है और सिम्बा के साथ एक दूसरे जंगल में आकर उसका पालन पोषण करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ कांचा अपनी हार से बदले की आग में एक बार फिर से मांडवा पर हमले की बड़ी तैयारी में लगा था। कांचा का एक सिपाही महाराज रुद्रा के पास मांडवा में एक संदेश लेकर आता है। महाराज रुद्रा, कांचा ने कहा है अगर मांडवा को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो अपनी हार स्वीकार कर लो और मांडवा को कांचा के हवाले कर दो। और अगर तुमने कांचा की ये बात नहीं मानी तो कांचा एक बड़े हमले के साथ मांडवा पर टूट पड़ेगा। कांचा का ये संदेश सुनकर महाराज रुद्रा परेशान हो गया। वो अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ इस बारे में बातें करता है। महाराज, रघु इस समय मांडवा में नहीं है, हमें इस समय जो भी फैसला लेना होगा सोच समझ कर लेना होगा। हमारी एक छोटी गलती मांडवा का जीवन हमेशा के लिए अस्त कर देगी। ठीक कहा सिपाहियों, ये मांडवा के अस्तित्व का सवाल है। वो कांचा बहुत जालिम है, मैं उसे जानता हूँ। अगर हमने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम सब बेफिक्र हो जाओ, मैं आज ही समझौते का प्रस्ताव लेकर कांचा के पास जाऊंगा।
इसी बीच कांचा का बेटा अधीरा मांडवा की सीमा से जाने वाले मासूम व्यापारी जानवरों को डरा धमकाकर उनसे लूटपाट करने लगता है। तभी मांडवा के कुछ सिपाही अधीरा को मासूम जानवरों पर अत्याचार करते हुए देख लेते हैं। वो भागते हुए अधीरा की तरफ आते हैं। अधीरा उन्हें देखकर अपने 2 सिपाहियों के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए अधीरा का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे खाई में आ गिरता है, जहाँ एक पत्थर से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। कांचा के सिपाही जब अधीरा का शव लेकर कांचा के पास आते हैं, वो अपने बेटे अधीरा की लाश देखकर गुस्से से भड़क उठता है। किसने किया? मेरे बेटे को किसने मारा? जल्दी बताओ। महाराज ये सब मांडवा के सिपाहियों ने किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है महाराज। ये सुनकर कांचा गुस्से में आकर अपने ही सिपाहियों पर हमला करके उन दोनों को वहीं मार डालता है। इसी बीच रघु के पिता महाराज रुद्रा समझौते का प्रस्ताव लेकर कांचा के पास आता है। कांचा, मैं यहाँ तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं और मांडवा की सारी जनता में से कोई भी युद्ध नहीं चाहता। तुम मांडवा पर हमला करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो कांचा, इसी में तुम्हारा और हम सबका भला है। रुद्रा, तुम्हारे सामने जिस बाघ की लाश पड़ी है वो मेरा बेटा था, जिसे तुम्हारे सिपाहियों ने मुझसे छीन लिया। नहीं कांचा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे सिपाही ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर कांचा गुस्से में तेजी से जाकर महाराज रुद्रा पर हमला करता है और महाराज रुद्रा को वहीं जान से मार डालता है। कांचा एक चील के द्वारा महाराज रुद्रा का सर रघु के पास भिजवाता है। तो जब अपने पिता रुद्रा का कटा हुआ सर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? पिताजी, ये आपके साथ किसने किया? कांचा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक दिन मांडवा के कुछ खास सिपाहियों से जाकर मिलता है। मांडवा के सिपाहियों, क्या तुम सब मांडवा की रक्षा के लिए दुश्मन से युद्ध के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, हम सब आपके साथ हैं। अगर कांचा युद्ध चाहता है तो युद्ध ही सही, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मांडवा पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। उधर सिम्बा पूरे 10 वर्ष का हो चुका था, अपनी गुफा के बाहर खड़ा था। तभी इतने में कांचा दबे पांव वहाँ आता है। कांचा को देखकर सिम्बा अपने कदम पीछे करने लगता है। रुक जाओ सिम्बा, डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जिसके कारण तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, जो तुम्हारे पिता का असल हत्यारा है और गुनहगार है, आज तुम उस हत्यारे रघु के साथ हो। तुम उस हत्यारे का साथ कैसे दे सकते हो? सिम्बा, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे माता पिता का साया छिन गया, तुम उस रघु को कैसे माफ कर सकते हो? वो तुम्हारे माता पिता की मौत का असली कारण है। सिम्बा, तुम्हें तो उस रघु से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहिए और इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर कांचा सिम्बा को एक जड़ी बूटी देता है। सिम्बा, अगर तुम रघु से अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना चाहते हो तो तुम आज रात रघु के खाने में ये दवा मिला देना। ये कहकर कांचा वहाँ से चला गया। रात में जब रघु गुफा पर लौटता है, तब सिम्बा उसके खाने में कांचा की दी हुई दवा मिला देता है। रघु और सिम्बा दोनों एक साथ भोजन करते हैं। अगली सुबह कांचा अपने सिपाहियों के साथ आकर रघु के घर को चारों तरफ से घेर लेता है। अब तक तो रघु का काम तमाम हो गया होगा। सिम्बा, बाहर आ जाओ, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम मेरी हिफाजत में रहोगे। तभी रघु दरवाजा खोलकर बाहर आता है। रघु को जिंदा देखकर कांचा के होश उड़ जाते हैं। ये रघु जिंदा कैसे बच गया? कांचा, तुम्हें क्या लगा? तुम एक मासूम बच्चे को अपनी बातों में बहलाकर सिम्बा को मेरे खिलाफ करना चाहते थे, लेकिन सिम्बा ने मुझे रात में ही सब बता दिया था। हा 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 हा। कोई बात नहीं रघु, तुम तब जिंदा बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। मैं मांडवा पर अपना कब्जा करूंगा और तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। कांचा, तेरा ये सपना अगले जन्म में पूरा होगा। जरा पीछे मुड़कर देख। कांचा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे मांडवा के वफादार सिपाही युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। रघु और उसके सिपाही मिलकर कांचा और उसके सारे सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। मांडवा के सिपाही एक एक करके कांचा के सिपाहियों को खून में नहला देते हैं और वहीं रघु भी कांचा पर हमला करके कांचा का हमेशा के लिए अंत कर देता है। इस तरह आज रघु अपने पिता की धरोहर मांडवा जंगल को कांचा के बड़े हमले से बचा लेता है और दूसरी तरफ सिम्बा की माँ को दिया हुआ वचन भी पूरा करता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक